नीश ओवरलैप इंडिकेट, मतलब क्या हुआ इसका, अगर ओवरलैप हो जाता है नीश तो शेयरिंग करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने कुछ कैरेक्टर्स डिस्प्लेस करने पड़ेंगे। अगर एक नीश में दो स्पीसीज रह रही हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, कैरेक्टर्स को चेंज करना पड़ेगा ताकि वो एक नीश में इजिली सरवाइव कर सके विदाउट कंपटीशन। तो इसमें क्या आंसर आएगा, sharing of one or more resources between two species, mutualism between two species, active cooperation between two species and two different parasite on the same host, sharing of one or more resources between two species. Which one of the following is not used for construction of ecological pyramids? Fresh weight. Fresh weight. बताओ समझ में आया? According to IUCN Red List, which is the status of red panda? कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया रेड पांडा को? ये तो तुम्हें याद ही करना है, ठीक है, एनसीईआरटी का ये लास्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज में खोलो बायोडाइवर्सिटी। बाकी जो ऑनलाइन है उनका आंसर ढूंढो। लाइन है, एक लाइन है बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। हाँ, रेड पांडा एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ चुका है, रेड बुक में उसे कहाँ रखा गया है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर, ठीक है। प्रोलॉन्ग liberal irrigation of agricultural field is likely to create the problem of salinity. अगर कॉन्टिन्यूस इरिगेशन होगा तो क्या हो सकता है, उससे सैलिनिटी इंक्रीज हो सकती है। Which of the following is not used for disinfection of drinking water? वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी चीज यूज नहीं की जाती है? फिनाइल। पढ़ते तो यार तुम, ये सब यूज किया जाता है, क्लोरीन भी यूज करते हैं, क्लोरामीन भी यूज करते हैं, ओजोन भी यूज करते हैं, फिनाइल को यूज नहीं करते हैं। Which of the following is not true for a species? Members of a species can interbreed. Not true, ठीक है, not true है ये। Member of a species can interbreed. Gene flow does not occur between the population of a species. Each species is reproductively isolated from every other species. Variation occur among members of a species. बताओ। मैम सेकंड। सेकंड, बाकी लोग का आंसर किस किस का है सेकंड? अच्छा, बाकी तीन चार का कोई वोट ही नहीं है। ठीक है, अगर एक स्पीसीज पॉपुलेशन की स्पीसीज के अंदर जीन फ्लो होता है और यहाँ पे दिया हुआ है नॉट फ्लो, ठीक है,
photosynthetic active radiation has the following range of wavelength. कितनी होती 400 है to पास? 700. 400 to 700. One of the most important function of botanical garden is that they allow ex situ conservation of germplasm. ठीक है? Next question. Study of four statement given below and select the two correct one out of them. Lion eating a deer and a sparrow feeding on grain ecologically similar in being consumers. Predator starfish pasture help in maintaining species diversity of some invertebrates. Predators ultimately lead to the extinction of prey species. Production of chemicals such as nicotine syncytin by the plants are metabolically disordered. तो इनमें से कौन सी दो स्टेटमेंट? पहला वाला ए मैम फर्स्ट। कौन सी दो स्टेटमेंट सही है? ए एंड बी और D. अच्छा, और बी सही नहीं है? ए और बी। हाँ हाँ ठीक है, ए और बी। Predators ultimately lead to the extinction of prey species. सही है ये स्टेटमेंट? ये गलत है। इस पे यहाँ पे मेंशन नहीं है कि अगर प्रेडेटर्स का नंबर ज्यादा हुआ तो मेंशन होता वो। अच्छा, तो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही नहीं लग रहा है तुम लोग को? तो दो ही तो स्टेटमेंट पूछा है। स्पैरो अगर ग्रेन्स पे फीड करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेडेशन ही होता है, काइंड ऑफ प्रेडेशन, हर्बीवोरस प्रेडेशन हो गया। लायन अगर डियर पे फीड करता है तो, बट प्रेडेशन तो हो गया ना ये, प्रेडेशन तो हो गया ना ये, कंज्यूमर तो ये दोनों हो गए ना, स्पैरो भी हो गई। हाँ, कंपेयर प्रेडेशन के अंदर आ गए ना ये दोनों, मतलब प्रेडेशन के अंदर फर्दर जाके क्लासिफिकेशन हुआ है कार्निवोरस कार्निवोरी हर्बीवोरी, लेकिन है तो ये प्रेडेशन ही ना दोनों। A lion eating a deer and a sparrow feeding on grain are ecologically similar in being consumers. तो दोनों consumers ही है ना इसके यहाँ पे इस केस में, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। और ये स्पैरो का तो एनसीईआरटी में भी दिया है, तो प्रेडेशन वाला खोलोगे Yes, इन ma'am. सिक्स में खाती है। हाँ, दोनों कंज्यूमर हो गई, क्योंकि निकोटीन और ये जो है नहीं है। कौन सा ग्राफ सही है? कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? रेगुलेटर, कन्फर्मर्स, हम लोग किस में आते हैं? हम लोग रेगुलेटर में आते हैं, कन्फर्मर्स में आते हैं? रेगुलेटर्स में आते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करके रख, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट रेगुलेटर, सेम, और जो कन्फर्मर्स है बी, ये पार्शियल रेगुलेटर हो गया।
Which one of the following is not appropriately defined? Amensalism is a relationship. Amensalism में क्या होता है basically? और एक को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? The relationship in which one species benefited whereas the other is unaffected. Predator is an organism that catches and kills other organisms for food. Parasite is an organism which always lives. और देखना statement पढ़ना, ठीक है? Yes मैम, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. Which always lives inside the body of other organisms and may kill it. Always दोनों होता है ना, parasite तो ecto और endo दोनों होता है. हाँ. Host is an organism which provide food to another organism. सही है ये statement भी. तो कौन सा गलत होगा? थर्ड. Most appropriately defined. मैम फर्स्ट वाला होगा. फर्स्ट. हाँ फर्स्ट हो जाएगा. फिर से पढ़ो. मैम टाइम फोर्थ लो, कोई बात नहीं, कहीं पे भाग के नहीं जा रहे तुम. फोर्थ होगा. इन सब में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफाइंड. प्रोटेक्शन भी देता है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि फूड ही प्रोवाइड करे. सेकंड. प्रोटेक्शन प्रोवाइड, देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना जो व्हेल की बॉडी पे या शार्क की बॉडी पे से प्रोटेक्शन के लिए होते हैं. वो तो खाना खाती है. हाँ, वो एमेंसेलिस, मतलब वो कॉमन सेलिस का एग्जांपल हो गया. प्रोटेक्शन होस्ट ऑर्गेनिजम्स होस्ट से शेल्टर भी लेते हैं, जरूरी नहीं है फूड ही ले. तो फोर्थ स्टेटमेंट कंप्लीटली सही नहीं है. फर्स्ट. जो प्रेडेटर होता है जरूरी नहीं है वो ऑर्गेनिज्म को मार ही दे. फोर्थ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो एकदम सही है. एमेंसेलिस की डेफिनेशन यही तो होती है कि एक को तो बेनिफिट होता है, दूसरा नहीं, सॉरी, एक को नुकसान होता है. हाँ तो मैम ये गलत हुआ ना. हाँ ये गलत हुआ. फर्स्ट वाला गलत हो गया. ये गलत हुआ. सेकंड स्टेटमेंट में सही है. सेकंड ही होगा. The Indian rhinoceros is a natural inhabitant of which one of the Indian states? कहाँ पर मिलता है? असम में. The role of an organism in the ecological system is known as niche. सही है. The role of an organism in an ecological system. एक ऑर्गेनिज्म का रोल कहाँ पर होगा? देखो एक स्पीसीज का बात कर ले, एक पॉपुलेशन की बात कर ले. सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म का और एक सिंगल इंडिविजुअल का रोल कहाँ पर देखने को मिलता है हमें? निशे में. समझ में आया? देखो वो अपने इंटरेक्शन कहाँ पे करेगा? एक घर होता है, घर में हमारा अपना खुद का रूम होता है जहां पर हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, है ना? जो एक एरिया होता है ना एक घर के अंदर, पूरे घर में, जहां पर हम अपने अकॉर्डिंगली अपनी चीजें कर सकते हैं. तो निषेध भी क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म का एक वो पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पर वो अपना सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में रहता है. एडेप्टेशन टू लो टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग, तो इसका आंसर क्या होगा? निशे होगा. ठीक है. एडेप्टेशन टू लो टेम्परेचर एंड फ्रीजिंग इन एनिमल्स अकर्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटी फ्रीज प्रोटीन्स. कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटी फ्रीज प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वो लो टेम्परेचर पे भी अपने आप को मेंटेन रख पाते हैं. मैम चैपरोनिन्स का क्या मतलब होता है? बेटा ये कुछ प्रोटीन कैरियर वो होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं
जब प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है उस टाइम पर प्रोटीन कैरियर रिसेप्टर्स होते हैं ये। Select the statement which best explains commensalism. Third. One organism is benefited. Both the organisms are benefited. One organism is benefited and other is not affected. ठीक है? फर्स्ट वाला भी सही है लेकिन वो इनकम्प्लीट है, तो कौन सा होगा? थर्ड होगा। ये वाला parasite can be explained as an organism which depend on others For For both. food and shelter. हाँ, For for food food and and shelter। Food and shelter. Option third. ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, an orchid plant growing on the branch of mango tree, which is the interaction between orchid and mango? Commensalism, जिसके Commensalism. अंदर मैंगो को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ऑर्किड उसके ऊपर रह ले तो ठीक है, और ऑर्किड को क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल जा रहा है। ठीक है, एआर क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं लेकिन ये स्टेटमेंट बेस्ड है तो तुम्हें पता होना चाहिए। करो। Competition always occurs between closely related species compete for same resources that are limiting। अलग अलग भी होते हैं, अभी हम ना कॉमन कंपटीशन पढ़ेंगे। Totally unrelated species could not compete for same resources। तो यहाँ पे देखो जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं, तुम पहले बताओ, तुम लोग बताओ पहले तुम्हारा आंसर। अनिकेत, आपका नाम एहसान है ना? अच्छा, प्रतीक। तो इसको क्या बोलेंगे जब दोनों स्टेटमेंट गलत होती है? डी बोलते हैं, जहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत होती है। दोनों स्टेटमेंट भी गलत है और दोनों एक दूसरे से रिलेट भी नहीं कर रही है। देखो, जब दोनों स्टेटमेंट ही गलत हो गई तो फोर्थ ऑप्शन ही होता है उसमें। ए होता है कि जिसके अंदर, ए का मतलब होता है दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन इज द करेक्ट फॉर ए, ठीक है। बी होता है दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। सी होता है ए सही है, बी और जो आर है वो गलत है। जो कंपटीशन होता है जरूरी नहीं है कि हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के अंदर ही हो, अनरिलेटेड स्पीसीज के अंदर भी कंपटीशन होता है। अभी हम कंपटीशन पढ़ेंगे, इसके बाद वहां तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। रिसोर्सेज पार्टिशनिंग कैन अवॉइड कंपटीशन। अगर और दो ऑर्गेनिज्म है सेम निशे में प्रेजेंट है, वो अपने रिसोर्सेज अलग अलग कर ले तो कंपटीशन अवॉइड हो सकता है इस कंडीशन में। ठीक है, बताओ, तुम लोग भी बताओ। Yes, ma'am. अगर रिसोर्सेज अलग अलग कर लेंगे, एक सेम एरिया में दो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, अगर वो अपने रिसोर्सेज अलग कर लेंगे तो कंपटीशन अवॉइड हो सकता है इस कंडीशन में। रिसोर्सेज पार्टिशनिंग लीड टू डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉर एजिंग पैटर्न्स। ठीक है, तो ये यही है कि अगर वो अपनी फीडिंग हैबिट्स चेंज कर लेंगे या अपना जो जो भी जिस भी चीज के लिए उनके अंदर कंपटीशन हो रहा है वो सेपरेट कर लेंगे तो कंपटीशन अवॉइड किया जा सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और जो ए है वो रीजन भी उसके लिए सही है, तो इसके अंदर आएगा ए। नेक्स्ट करो। All parasites are tend to cause physical weakness in host। है ना, फिजिकल वीकनेस तो होती है अगर होस्ट से कॉन्टिन्यूसली वो कुछ कंज्यूम कर रहा है, फूड कंज्यूम कर रहा है, उसके ऊपर रह रहा है तो उसे फिजिकल वीकनेस तो होगी।
Parasite might render the host more vulnerable to predator by making it physically weak. तुम लोग भी बताओ। Parasite might render the host more vulnerable to predation. जब होस्ट वीक होते जाएगा दोनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ए होगा इसका। नहीं बेटा, ए नहीं होगा, इसका बी होगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीजन है वो ए के लिए करेक्ट नहीं है। कॉन्टिन्यूसली जब उस पर प्रेडेशन होते रहेगा तो जो होस्ट है वो दूसरे प्रेडेशन के लिए भी वीक हो जाएगा। नेक्स्ट करो, है ना। ग्लोबल एग्रीमेंट इन ओजोन डिप्लीशन के लिए जो स्ट्रेटेजी थी वो क्या नाम था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। टाइगर इज नॉट ए रेजिडेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? गिर। गिर में क्या मिलता है? लायंस मिलते हैं, लायन, है ना। बाकी इन तीनों में रणथंभौर में भी टाइगर्स हैं। अच्छा, रणथंभौर तुम लोगों को नहीं पता होगा ना, यूपी में आ गए हो तुम लोग। मैं यूपी में आ गई हूँ राजस्थान में है ये, ठीक है। जिम कॉर्बेट, सुंदरबंस। जिम कॉर्बेट कहाँ है? उधर देहरादून यूके के अंदर है ना। सुंदरबंस, सुंदरबंस में भी टाइगर्स होते हैं। तो गिर में क्या है? लायंस है मेनली। खत्म क्वेश्चंस। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसके लिए। देखो, इसमें क्या बोल रहा है? वीकनेस के और भी अदर रीजंस हो सकते हैं। इसमें ये बोल रहा है अगर प्रेडेशन होगा तो ही वो वीक होगा, और उसके ऊपर फिर दूसरे प्रेडेटर्स भी फीड कर पाएंगे। सेवन स्टूडेंट्स हैं क्लास में। आज फिजिक्स वालों को भी बायो पढ़नी है। कौन से बैच से हो तुम? एनएम से? अच्छा, एनएम से हो। हाँ ठीक है, पढ़ लो। देखो, दो तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर म्यूटलिज्म और कॉमेंसलिज्म। म्यूटलिज्म में अगर दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों दो स्पीसीज हैं एक दूसरे के साथ रह रही है, दोनों दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो क्या हो गया? वो म्यूटलिज्म हो गया। कॉमेंसलिज्म में एक को कोई भी दिक्कत नहीं है और दूसरा उसके साथ रह रहा है, उसको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एक हो जाता है ना कि दो रूममेट मिल जाते हैं, एक उसको बढ़िया खाना भी बना के दे रहा है, रेंट भी पे कर रहा है, उसकी क्लीनिंग भी कर रहा है, तो उसको दूसरे वाले को कोई दिक्कत होगी? उसको साथ में रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक होता है नेगेटिव इंटरेक्शन, पैरासिटिज्म। दो रूममेट आ गए, एक पूरा टाइम उसको परेशान कर रहा है, खाना भी नहीं दे रहा है, वो खाना लेके आ रहा है उसका खाना भी छीन ले रहा है, रेंट भी पे नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम होने लगेगी उसको थोड़े दिन में उससे। पैरासिटिज्म, ठीक है। कंपटीशन, दो पड़ोसी हैं, ठीक है, दोनों में बढ़िया झगड़ा हो रखा है, तो ना तो वो खुश रहेगा ना वो खुश रहेगा। दोनों कंडीशन में दोनों को, वो भी उसके बारे में सोचता रहता है, वो भी उसके बारे में सोचते रहेगा।
तो ये क्या हो गया, कंपटीशन हो गया। वो उससे कॉम्पीट करे जा रहे कि हाँ आज इनके घर में गाड़ी आ गई है, कल मेरे घर में भी आएगी, पैसे हो चाहे ना हो गाड़ी खरीद के लेके आएगा। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन में दोनों का जो दिमागी संतुलन है वो खराब हो रखा है, दोनों परेशान है किसी ना किसी रीजन की वजह से। तो कंपटीशन में दोनों परेशान रहते हैं। तो म्यूटलिज्म ये सब तो तुमको आता है, कंपटीशन ही हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, सेल्यूलोज का डाइजेशन हमारी बॉडी में हो पाता है या नहीं हो पाता है? रीजन? नहीं हो पाता, हमारी बॉडी में सेलुलेज एंजाइम नहीं मिलता। अच्छा, तो कौन से ऑर्गेनिजम्स में डाइजेशन हो जाता है सेल्यूलोज का? हेर्बिवोर्स। काउ बफेलो। हाँ, क्यों हो जाता है उनमें, कार्बोफेलोज में? क्योंकि एक तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत लॉन्ग होता है, मतलब ज्यादा टाइम लगता है, और उनमें एंजाइम भी होता है। कौन सा एंजाइम? सेल्यूलेज एंजाइम होता है जो कि सेल्यूलोज का डाइजेशन करवाता है। तो जो रूमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी रूमेन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, रूमेनोकोकस बैक्टीरिया। रूमेनोकोकस क्या करता है? रूमेनोकोकस एक एंजाइम सिक्रीट करता है, सेल्यूलेज। सेल्यूलेज सिक्रीट करता है और सेल्यूलेज ही क्या करता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन करवा देता है। ये जो बैक्टीरिया है रूमेनोकोकस, ये हमारी इंटेस्टाइन में नहीं होता है, रूमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म के इंटेस्टाइन में ही होता है। देखो, कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन कैन बी डिफाइंड एज ए इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स और स्पीसीज इन विच द फिटनेस ऑफ वन इज लोवर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अनदर। फिटनेस से क्या मतलब है यहाँ पे, कि एक ऑर्गेनिज्म के रहते हुए दूसरे ऑर्गेनिज्म की फिटनेस डिक्रीज हो जाती है, मतलब कि उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस डिक्रीज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, कंपटीशन बोलते हैं। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है इसके लिए, देखो एनसीईआरटी में दो दो लाइन दे रखी है और उसको उसने गलत भी प्रूव किया हुआ है। A process in which fitness of one species is reduced in the presence of another species। एक species की presence में दूसरी species की fitness क्या हो जाती है, reduce हो जाती है। फिटनेस से क्या मतलब है यहाँ पे, कि उसकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है, कि मतलब कोई दूसरे स्पीसीज आके साथ में रहने लग गई है, कोई दूसरी स्पीसीज साथ में रह रही है, तो उसके जो ऑफस्प्रिंग्स का नंबर है वो डिक्रीज हो जाएगा, उसकी जो रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी दूसरी स्पीसीज के प्रेजेंस में। तो इनिशियली डार्विन के टाइम पर डार्विन ने क्या माना था, कि जो इंटर स्पेसिफिक जो कंपटीशन है, इंटर स्पेसिफिक मतलब दो स्पीसीज के, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में जो कंपटीशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटर स्पीसीज। जैसे कि कैट और डॉग के बीच में जो कंपटीशन चल रहा है एक रोटी के लिए ना, दोनों छीना झपटी कर रहे हैं, ये क्या हो गया, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया। इंट्रा स्पेसिफिक क्या होता है, अगर सेम स्पीसीज के अंदर होता है, दोनों दो कैट कैट एक साथ में दो आपस में झगड़ा कर रही है, तो एक माउस के लिए दोनों झगड़ा कर रही है, ये क्या हो गया, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हो गया। तो डार्विन ने क्या बोला था, कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो मोर सीवियर है एज कंपेयर टू इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंट्रा स्पेसिफिक इज मोर सीवियर देन इंटर स्पेसिफिक। ठीक है, देखो यहाँ पर इंटर स्पेसिफिक किस किस के लिए हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो होता है सेम रिसोर्स के लिए हो सकता है, और फूड के लिए, हैबिटेट के लिए, शेल्टर के लिए, इन सब के लिए हो सकता है इंटर स्पेसिफिक में। और इंट्रा स्पेसिफिक में फूड के लिए हो सकता है और मेटिंग के लिए भी हो सकता है। तो वहां पर एक और चीज एड ऑन हो गई है ना, तो जो इंट्रा स्पेसिफिक है वो मोर सीवियर है एज कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। तो देखो एनसीईआरटी क्या बोलती है, कंपटीशन अकर्स अमंग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, कि जो कंपटीशन है वो हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के अंदर ही होता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये हमेशा सही नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है।
वहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि साउथ अमेरिकन लेक्स के अंदर जो फ्लैमिंगोज हैं, फ्लैमिंगोज वो जो एक पैर पे खड़ा होता है बगुला जो होता है ना, किसके साथ कॉम्पीट करता है, वहां पे रहने वाली मछलियों के साथ। वहां पे जो फिशेज हैं, रेजिडेंट जो फिशेज है, उनके साथ कंपटीशन करता है, किस चीज के लिए, जू प्लैंक्टॉन्स के लिए। ठीक है, जो फ्लैमिंगोस हैं कहीं से आते हैं उड़ के, कहाँ पर, साउथ अमेरिकन लेक्स के पास में। अब फ्लैमिंगो एक कंप्लीटली अलग स्पीसीज है और जो फिशेज है वो कंप्लीटली अलग स्पीसीज है। क्या हो गया, दोनों दोनों एक जू प्लैंक्टन के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। किस टाइप का कंपटीशन हो गया ये, इंटर स्पेसिफिक। हाँ, दो अलग अलग स्पीसीज है ना, फ्लैमिंगो इज अ डिफरेंट स्पीसीज और जो फिशेज हैं वो एक कंप्लीटली अलग स्पीसीज हैं। दोनों एक ही चीज के लिए झगड़ा कर रहे हैं, दोनों एक ही चीज जू प्लैंक्टॉन्स के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो इसने ऊपर वाले स्टेटमेंट को गलत प्रूव कर दिया ना कि कंपटीशन अकर्स अमंग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जो स्पीसीज सेम है उन्हीं के अंदर कंपटीशन हो रहा है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अनरिलेटेड स्पीसीज के अंदर भी कंपटीशन होता है। नेक्स्ट क्या लाइन है, ये देखो। अब ये मैंने डिकॉर्ड कर दिया है, तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा, ये पूरा एनसीईआरटी का ही है। हाँ, कंपटीशन अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तभी कंपटीशन होता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है कि ऐसा होता है क्या, हमेशा ऐसा होता है, तो ऐसा नहीं होता है। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड भी होते हैं उस टाइम पर भी कंपटीशन होता है। क्यों होता है, देखो, इंटरफेरेंस कंपटीशन। इंटरफेरेंस कंपटीशन एक ऐसा होता है कि एक दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में, एक जैसे दो स्पीसीज है एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है ना, तो उनकी दोनों एक स्पीसीज का जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो दूसरी स्पीसीज के प्रेजेंस में डिक्रीज हो जाती है। मतलब तुम्हारा भी होगा कोई तो क्रश क्लास में, है ना, होगा, तुम्हारी क्लास में कोई तो क्रश होगा तुम्हारा। ठीक है, उसके सामने तुम खाना खाओगे क्या, नहीं खाओगे, चुप ऐसे चुपचाप चुपचाप छुप छुप के खाना खाओगे। देख लेगी मुझे तो क्या होगा, देख लेगा मुझे तो क्या होगा। हाँ, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल तो फील होता है ना, नहीं होता। ठीक है, तुम 21 सेंचुरी में हो ना अभी। अगर तुम होते 2002 या 2003 के टाइम पे, तो ना जो क्रश होता था, क्रश के सामने खाना नहीं खाया जाता था, इतना शर्माते थे लोग। ठीक है, मैं इतनी पुरानी नहीं हूँ। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, समझो, समझा रही हूँ मैं तुम्हें कुछ। ये बोल रही हूँ कि एक स्पीसीज के रहते हुए दूसरी स्पीसीज अनकंफर्टेबल फील करती है, मतलब उसकी फीडिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। डोमिनेंस की वजह से नहीं, दूसरी स्पीसीज उसको कुछ नहीं कह रही है, लेकिन फिर भी दूसरी स्पीसीज के प्रेजेंस में उसका जो उसकी जो फीडिंग एफिशिएंसी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं। कि एक के रहने से, किसी एक दूसरी स्पीसीज के रहने से ही कंपटीशन हो रहा है, बेचारा वो कुछ नहीं कर रहा है फिर भी हमें तो शर्मा के खाना है। समझ रहे हो, शर्मा के खा नहीं रहे, उसकी फीडिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। तुम्हें याद रहे इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा। ठीक है, समझ में आया, इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं इसको, कि एक के प्रेजेंस में दूसरे की फीडिंग एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पर तीन चीजें दी हुई है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कॉम्पिटिटिव रिलीज, और थर्ड इज को एग्जिस्टेंस रिसोर्सेज पार्टिशनिंग। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, गॉस कॉम्पिटिशन क्या होता है। तो एक साइंटिस्ट थे गॉस, जिन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको गॉस लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलता है ये, two species that live in same niche and compete for the same resources cannot coexist together। जो दो स्पीसीज एक एरिया में रह रही है, ठीक है, दोनों डोमिनेटिंग है, दोनों अपने आप में ताकतवर है काफी, है ना, मेरे को भी नहीं जाना मेरे को भी नहीं जाना, तो क्या होगा, अल्टीमेटली दोनों में से एक स्पीसीज एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, अगर
उनको दोनों को साथ में रहना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? को एग्जिस्टेंस अगर उन्हें करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रही हूँ? अगर दो स्पीसीज साथ में रह रही हैं, को एग्जिस्टेंस करना है, उनको चाहती हैं कि हम साथ में रहें, को एग्जिस्टेंस करना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? दो लोगों की शादी हुई है, नई नई, ठीक है, एक कंप्लीटली अलग है, दूसरा कंप्लीटली अलग है, ठीक है, अब दोनों को साथ में रहना है, तो क्या करेंगे दोनों? दोनों थोड़े थोड़े अपने कैरेक्टर से, हंसने की बात नहीं, सुन लो, अभी पूछूंगी ना क्लास में खड़ा करके। दो लोग साथ में रह रहे हैं, क्या करेंगे? थोड़े से अपने कैरेक्टर्स वो चेंज करेगा, थोड़ी सी हैबिट्स अपनी मेल चेंज करेगा, थोड़ी सी हैबिट्स अपनी फीमेल चेंज करेगी, है ना, तभी दोनों साथ में रह सकते हैं, वरना शादी के 1 साल बाद ही डिवोर्स होके चलते बनेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये वही कह रहा है कि जो गॉस ने तो क्या बोला था कि अगर दो स्पीसीज साथ में रह रही हैं तो उनमें से अल्टीमेटली एक को एलिमिनेट ही होना पड़ेगा, लेकिन अगर उन्हें साथ में रहना है, को एग्जिस्ट करना है, तो वो अपने कुछ कैरेक्टर्स डिस्प्लेस कर लेंगे, और जब कैरेक्टर्स डिस्प्लेस कर लेंगे तो दोनों एक साथ रह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? को एग्जिस्टेंस बोलते हैं। आया समझ में? तो देखो, जो गॉस लॉ था, इसके आउटकम्स क्या क्या थे? स्टेबल कोएग्जिस्टेंस, अनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। स्टेबल कोएग्जिस्टेंस में क्या था कि जो दोनों स्पीसीज, जैसे कि समझो दो रूममेट्स हैं, ठीक है, अब बन गए, गलती से बना दिया, हॉस्टल में जाते हैं ऐसे बनना पड़ जाता है किसी के साथ भी रूममेट, हाँ, तो बेचारे दोनों चुपचाप से हैं, दोनों का झगड़ा भी हो जाता है तो भी ना वो उससे कुछ बोलता है ना वो उससे कुछ बोलता है, दोनों एक ही रूम में रहेंगे, लड़ने के बाद भी बाहर नहीं जाएंगे, निकल के नहीं जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल को एग्जिस्टेंस, कि मतलब दोनों स्पीसीज वीक हैं, ना वो उसको कुछ कहती है ना वो उसको कुछ कहती है, दोनों की झगड़ा होके भी शांति से रह लेते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टेबल को एग्जिस्टेंस। दूसरा अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस, कि एक स्पीसीज स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, वही दो रूममेट्स, एक गंदा सा है, एक बेचारा चुपचाप से रहता है, तो जो वो गंदा वाला है, जो स्ट्रॉन्ग वाला है, वो चुपचाप वाले को चलता बंतु ऐसी तिगड़म लगाएगा ना कि दूसरे वाले को जाना ही पड़ेगा, उसी का काम करेगा, ठीक है, तो दूसरे वाले को जाना पड़ेगा, कि मतलब अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस के अंदर क्या होता है, जो वीक स्पीसीज होती है उसको अल्टीमेटली एलिमिनेट होना पड़ जाता है। अब आता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। इसके अंदर क्या होता है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में होता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो एक वीक होती है और एक स्ट्रॉन्ग होती है, तो जो वीक वाली होती है उसको एलिमिनेट होना पड़ता है। अब अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस और कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में डिफरेंस क्या हो गया? ये डिफरेंस हो गया कि अनस्टेबल के अंदर जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, वहां पे रिसोर्सेज खूब सारे हैं, लेकिन फिर भी जो जो दुष्ट वाला है ना, वो बेचारे को निकाल के छोड़ देगा, बाहर निकाल ही देगा। एक देखो, एक स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब इसमें जो अनस्टेबल को एग्जिस्टेंस के अंदर जरूरी नहीं है कि एलिमिनेशन भी हो, एक वहां पर स्ट्रॉन्ग रहती है, एक वीक होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एलिमिनेशन हो, और दूसरी चीज की जरूरी नहीं है कि वहां पर रिसोर्सेज लिमिटेड हो। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन में ये होता है कि रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं और एक को फाइनली जाना ही पड़ता है, एलिमिनेट होना ही पड़ता है, ठीक है, ये बोला था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन, गॉस ने बोला था। अगर तुम्हें पूछा जाए कि गॉस ने कौन सा लॉ दिया था, तो कौन सा प्रिंसिपल दिया था? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल गॉस ने दिया था, और उसमें उन्होंने यही बोला था कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो एक स्पीसीज वहां पर स्ट्रॉन्ग होती है और एक वीक होती है, और वीक वाली फाइनली एलिमिनेट हो जाती है उस एरिया से, उस पर्टिकुलर हैबिटाट से। अंडरस्टूड? ऑनलाइन वाले तुम लोग हो या निकल गए? मैम है क्लास में। अच्छा, वो क्लास में। अच्छा देखो, गॉस ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, उन्होंने इस चीज को डिफाइन कैसे किया कि भाई ये चीज फिजिकली मतलब है भी या नहीं है, कि बस मैं ऐसे तुक्के में बोले जा रहा हूँ ऐसा होता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने कुछ फिजिकली एक्सपेरिमेंट किया था। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? पैरामीशियम की स्पीसीज पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने दो स्पीसीज ली पैरामीशियम की,
पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड पैरामीशियम ऑरेलिया, ठीक है, 2 स्पीसीज ली। जब उसने उन दोनों स्पीसीज को एक साथ ग्रो करवाया, देखो जो केस फर्स्ट है उसमें क्या बोल रहा है, मतलब पहले फर्स्ट केस में उसने दोनों को अलग अलग ग्रो करवाया, अलग अलग कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया। एक टेस्ट ट्यूब में उसने ले लिया पैरामीशियम कॉर्डेटम और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ले लिया पैरामीशियम ओरेलिया, ठीक है। कुछ दिन बाद उसने इनकी ग्रोथ को एग्जामिन किया, तो क्या देखा कि जब दोनों आइसोलेट हैं, दोनों अलग अलग मीडियम के अंदर ग्रो कर रहे हैं, तो अपने अच्छे से ग्रो करेंगे दोनों, ठीक है, बढ़िया ग्रोथ लेंगे दोनों के दोनों। फिर उसने क्या चीज देखी कि दोनों ने, उसने जब दोनों को मिक्स्ड कल्चर में ग्रो करवाया कि इसी में पैरामीशियम ओरेलिया को रख दिया और इसी के अंदर पैरामीशियम कॉर्डेटम को रख दिया। जब दोनों को साथ में ग्रो करवाया तो उसने देखा कि जो पैरामीशियम कॉर्डेटम है वो एलिमिनेट हो गया बेचारा, वो है ही नहीं, कुछ दिन तक चला और फाइनली फिर एलिमिनेट हो गया। क्यों एलिमिनेशन हुआ उसका? कि यहाँ पर जो पैरामीशियम ओरेलिया है वो स्ट्रॉन्ग है, किसके कंपैरिजन में? कॉर्डेटम के कंपैरिजन में। जो ओरेलिया है वो स्ट्रॉन्ग है, कॉर्डेटम है वीक है, तो यहाँ पर जो वीक है वो उसका एलिमिनेशन हो गया। इससे प्रूव हो गया गॉस का लॉ। गॉस ने यही तो बोला था कि एक एलिमिनेट हो जाएगा, जब उसको रिसोर्सेज भी नहीं मिलेंगे तो जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो उसको फाइनली उसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर देगा। इंट्रा स्पेसिफिक के लिए पैरामीशियम ऑरेलिया, पैरामीशियम कॉर्डेटम दोनों सेम स्पीसीज हैं। अभी अभी आएगा। अभी देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में ना लाइन दे रखी है, ठीक है, लाइंस दी हुई हैं, फिर उसके नीचे उनके एग्जांपल्स दे रखे हैं। लाइन दे रखी है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। एक स्टेटमेंट दे दी है, वो क्या मिथ है, उसने एक स्टेटमेंट दे दी कि कंपटीशन जो है वो अनरिलेटेड स्पीसीज के अंदर ही होता है, या फिर जो कंपटीशन है वो सिर्फ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के अंदर होता है। ये स्टेटमेंट दे दिया कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के अंदर कंपटीशन होता है। फिर उसने नीचे एक एग्जांपल दे दिया कंप्लीटली अनरिलेटेड स्पीसीज के अंदर कंपटीशन का। तो जो स्टेटमेंट है वो मिथ है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। वो उस एग्जाम्पल से उसे डिफाइन कर रहा है कि ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो देखना भी आएगा वो। समझ में आ गया गॉस लॉ सबको? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या था? ये यही था कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग वाली जो वीक वाली को एलिमिनेट कर देती है, ये गॉस ने बोला था, ठीक है। अब अगर उन्हें कोएग्जिस्टेंस शो करना है, अगर उन्हें साथ में रहना है, तो क्या चीजें आती हैं? ये हो गया, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिव कोएग्जिस्टेंस रिसोर्सेज पार्टिशनिंग क्या होती है? ये वही, अगर दोनों को साथ में रहना है तो दोनों को अपने कैरेक्टर्स थोड़े थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। जैसे कि डार्विन फिंचेस थी, डार्विन फिंचेस एक आइसोलेट आइलैंड पे रह रही थी, है ना। अब बहुत सारी है वहां पर, बहुत सारी फिंचेस थी। उन्होंने क्या किया, अपने वीक के अंदर मॉडिफिकेशन ले आई। जो फिंचेस थी उन्होंने अपनी वीक चेंज कर, वीक जो वीक थी चेंज कर ली। क्यों कर ली? कोई इंसेक्ट्स को फीड कर सके, कोई सीड पे फीड कर सके। रहना अब हमें यहीं पर है, तो हमें अपनी कुछ हैबिट्स, कुछ अपनी जो चीजें हैं, अपने कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा। अपने कैरेक्टर्स के अंदर मॉडिफिकेशन लेके आना पड़ेगा। स्पेशिएशन टाइप नहीं, स्पेस, हाँ हाँ, कुछ अलग हो गया। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया था कोएग्जिस्टेंस का, कौन सा? डार्विन के फिंचेस। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, मैक ऑथर ने, यहाँ पे एनसीईआरटी में गिवन है, मैक ऑथर ने बोला है कि कुछ जो स्पीसीज होती हैं सेम एरिया में, वो को एग्जिस्ट करने के लिए अपने कैरेक्टर्स को डिस्प्लेस कर देती हैं, अपने कैरेक्टर्स को चेंज कर देती हैं। ये किसने बोला है? ये मैक ऑथर ने बोला है। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है। उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि एक पेड़ पर वैबलर्स रहती हैं, वैबलर्स की 5 अलग अलग स्पीसीज एक पेड़ पर रहती हैं और वो को एग्जिस्टेंस शो कर रही है, ठीक है। मैक ऑथर 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वैबलर्स लिविंग ऑन सेम ट्री। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? को एग्जिस्टेंस का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है।
इसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। तो कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है? कॉम्पिटिटिव रिलीज दिया था कॉर्नेल ने। जो कंपटीशन वाला जो है ये, इसमें 3 साइंटिस्ट के नाम है, गॉस, मैकऑथर और कॉर्नेल। गॉस ने क्या दिया था? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। मैकऑथर ने क्या बोला? रिसोर्सेस पार्टीशनिंग। ठीक है, उसको क्या हम लोग को एग्जिस्टेंस भी बोल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव रिलीज किसने बोला था? कॉर्नेल ने बोला था। कॉर्नेल ने क्या बताया था कि एक एरिया में 2 स्पीसीज रह रही हैं, एक डोमिनेटिंग है और एक क्या है, थोड़ी सी रिसेसिव है। मतलब बोल सकते हैं डोमिनेटिंग एक को थोड़ी सी रिसेसिव बोल सकते हैं। तो जब हम जो डोमिनेटिंग स्पीसीज है उसको वहां से रिमूव कर देंगे, जैसे हमने एक्सपेरिमेंटली उस डोमिनेटिंग स्पीसीज को एक पर्टिकुलर एरिया से रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, जो रिसेसिव है वो अपनी फुल ग्रोथ शो करेगी इन एब्सेंस ऑफ दैट डोमिनेटिंग स्पीसीज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको कॉम्पिटिटिव रिलीज बोलते हैं। कि एक दो स्पीसीज एक एरिया में रह रही हैं, दोनों में से एक स्पीसीज को हमने, जो डोमिनेटिंग है उसको हमने एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया, तो कुछ दिन बाद हम क्या देखेंगे, जो दूसरी स्पीसीज है वहां पर जो रिसेसिव में थी वो अपनी फुल ग्रोथ शो करती है। कि मतलब डोमिनेटिंग वाले के एरिया में भी अब आके वो रहना शुरू कर चुकी है। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। स्पीसीज whose डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो लाइन है ये तुम्हें याद रखनी है। स्पीसीज whose डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। ये किसकी बात हो रही है? ये रिसेसिव स्पीसीज की बात हो रही है कि एक स्पीसीज है जिसने अपने आप को एक छोटे से एरिया तक रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, कि एक छोटे से एरिया तक वो प्रेजेंट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज, किसी दूसरी सुपीरियर स्पीसीज की प्रेजेंस में उसने अपने आप को एक छोटे से एरिया में कंसाइज करके रखा हुआ है। is found to expand its distribution range dramatically when the competing species is experimentally removed। जब हम competitive जो species है उसको experimentally remove कर देंगे, तो जो recessive species थी, जो restricted छोटे से एरिया में रह रही थी, वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर लेगी? इंक्रीज कर लेगी। समझ में आई ये स्टेटमेंट? इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है बैलेनस। जो बैलेनस यहाँ पर डोमिनेटिंग स्पीसीज है, मतलब स्ट्रॉन्ग स्पीसीज है, सुपीरियर स्पीसीज है, उसने अपना डिस्ट्रीब्यूशन काफी वाइड मतलब एक्सपेंड करके रखा हुआ है। जब हम बैलेनस को एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर देंगे, मतलब कि उसको उस एरिया से हटा देंगे, तो दूसरी जो इंफीरियर स्पीसीज है दैट इज कैथेमेलस, वो क्या करेगी? ग्रोथ शो करेगी। कुछ टाइम बाद बैलेनस के रिमूव होने के बाद कैथेमेलस है वो अपनी ग्रोथ शो करेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पिटिटिव रिलीज। तीनों लाइन मतलब जो वर्ड्स है वो समझ में आए? आफ्टर रिमूवल ऑफ बैलेनस, कैथेमेलस शो हिज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन हैं, ये और बनाओ। ठीक है, समझाना भी पड़ेगा मुझे क्या बोल रहा है। Which of the following indicate the correct event in species that recently have begun to overlap in their distribution and the severely compete? मेरी स्पेलिंग मुझे ही नहीं समझ में आ रही, अच्छी नहीं है ना? क्या करे, अब काम सुनाना पड़ेगा। पहले खुद समझो फिर आंसर करो, फिर मुझे भी समझाओ क्या बोल रहा है ये।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करेक्ट इवेंट, इनमें से कौन सा इवेंट करेक्ट है इन स्पीसीज दैट रिसेंटली हैव बिगन टू ओवरलैप इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन। एक एरिया के अंदर दो स्पीसीज रह रही है, ठीक है, ओवरलैप का मतलब एक एरिया के अंदर दो स्पीसीज रह रही है, को एग्जिस्टेंस शो कर रही है, एंड सीवियरली कॉम्पीट, जो पहले क्या करती थी, कॉम्पिटिशन करती थी, तो अभी क्या होगा, कैसे ओवरलैप कब कर पाएंगी वो, इनिशिएट स्पेस जब उनके अंदर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तभी वो एक एरिया के अंदर को एग्जिस्टेंस शो कर पाएंगी। ओवरलैप तभी होता है जब दो स्पीसीज को एग्जिस्टेंस शो करती हैं। ओवरलैप आ गया मतलब कि वो दो स्पीसीज की बात कर रहा है और को एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है, और को एग्जिस्टेंस कब होता है, जब कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं दो अलग अनरिलेटेड स्पीसीज के अंदर, या फिर सेम स्पीसीज की भी बात करते हैं, सेम स्पीसीज के अंदर भी कैरेक्टर डिस्प्लेस हो गए, मेल फीमेल कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट करेंगे अपना तभी तो साथ में रह पाएंगे, अदरवाइज डिवोर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करो। Certain species of birds show variation in beak size only when they are sympatric. This is example of sympatric का मतलब सबसे पहले कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हम पढ़ रहे हैं, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सेलेक्ट सबसे पहले नेचर ने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट क्यों किया था उनको, सिम्पैट्रिक, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है, अभी अभी बताऊंगी, जो तुम्हारा कंफ्यूजन है वो भी क्लियर होगा। सबसे पहले तो सिम्पैट्रिक मतलब सेम, बताओ, सिंपेट्रिक सेम एरिया में जो स्पीसीज रहती हैं उनको क्या बोलते हैं, सिंपेट्रिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उन्होंने अपने बीक के अंदर वेरिएशन शो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेचर ने उन्हें सेलेक्ट क्यों किया था, क्योंकि उन्हें कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट शो किए थे, उन्होंने अपनी बीक का जो साइज, बीक की जो शेप है, साइज है, वो चेंज कर लिया था, तभी तो नेचर मतलब एडेप्टेशंस लेके आ गए थे ना अपने अंदर वो। अगर एडेप्टेशन नहीं लेके आते तो जो सारी बर्ड्स हैं आपस में लड़ मर के मर जाती वहीं पे, कंपटीशन, मतलब मुझे भी यही खाना है, मुझे भी यही खाना है, मुझे भी ये इंसेक्ट खाना है। अगर बीक के अंदर वेरिएशंस नहीं होती तो सब एक ही इंसेक्ट्स को खाती या फिर जो सीड को ही खाती, मर जाती, फिर जब अल्टीमेटली फूड रिसोर्सेज हैं वो तो खत्म हो ही जाते ना। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, कैरेक्टर डिस्प्लेस किया है, तभी नेचर ने उन्हें सेलेक्ट किया है। तो इसके अंदर मोर अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, अगर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और नेचुरल सिलेक्शन भी दे रखा है तो तुम कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट को करेक्ट करोगे, क्यों, क्योंकि मोर अप्रोप्रिएट यहाँ पर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, कैरेक्टर डिस्प्लेस किया उन्होंने तभी नेचर ने उनको सेलेक्ट किया है। यही होता है ना कि अगर हमें एक प्रॉपर सर्वाइवल चाहिए है तो हमें कुछ एडेप्टेशन लानी पड़ती है अपने अंदर, और एडेप्टेशन हम लेके आएंगे तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे ना। यही तो होता है नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन यही तो बोलता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मोर अप्रोप्रिएट कौन सा हुआ, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। रिजल्ट हुआ, फिर रिजल्ट रिजल्ट को हम अलग नहीं कर रही हूँ, जब सेम स्टेटमेंट दे रखी हो, मतलब दो ऑप्शंस रिलेट कर रहे होते तो उसमें से हमें मोर अप्रोप्रिएट चूज करना पड़ता है हमेशा। नेचुरल सिलेक्शन किस वजह से हुआ है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की वजह से तो हुआ है, देखो समझो, कंफ्यूज मत हो। नेचुरल सिलेक्शन कब, नेचर ने सेलेक्ट तभी तो किया जब उन्होंने अपने कुछ कैरेक्टर्स को मॉडिफाई किया, सेम एरिया में रहने के लिए कैरेक्टर्स को मॉडिफाई किया तभी तो उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ। तो ये यही तो पूछ रहा है ना कि बीक का जो साइज उन्होंने वेरिएशन आई है वो किसकी वजह से आई है, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की वजह से तो आई है। बीक का जो साइज चेंज हुआ है, शेप चेंज हुआ है, वो क्या है, बीक का जो शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, वो है क्या, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट है, कैरेक्टर हुआ ना उनका। तो क्या होगा इसका आंसर, ए होगा, ठीक है।
चलो ये खत्म हो गया। डाउट है किसी को कुछ? बोर हो गए? हाँ? मैंने तुम्हें इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी बताए, तभी भी बोर हो गए हो? नहीं हुए? एग्जाम्पल्स अच्छे थे? तुम्हें तो अच्छे लगेंगी है ना? भुल्लू भुल्लू जो मिल रहा है तुम्हें तो अच्छे लगेंगी। प्रेडेशन भी देख लो, देख पैरासिटिज्म भी देख लो। देखो ये लिखा हुआ है, एक प्रेडेटर एक प्रे है। लायन क्या हो गया? प्रेडेटर हो गया। इसका प्रे कौन हो गया? डियर। स्पैरो को भी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? प्रेडेटर ही कंसिडर करते हैं। और प्रे को, इसका प्रे क्या हो गया? सीड हो गया। हर्बीवोरस ग्रास हो गया। predation act is conduit for passing energy to the next trophic level। ये स्टेटमेंट्स हैं तुम्हारी एनसीईआरटी की, ठीक है? प्रेडेशन क्या करता है? नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करता है ना। कितनी परसेंट एनर्जी जाती है? 10%। हेल्प कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ प्रे। बहुत सारे डियर हो गए, वहां पे शेर कोई है ही नहीं, उस एरिया के अंदर लायन ही नहीं है कोई भी, तो क्या होगा? डियर की पॉपुलेशन, प्रे की पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रेडेशन क्या करता है? प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, मेंटेन करके रखता है। एक्सोटिक स्पीसीज समटाइम्स कॉज हॉविक टू लैक ऑफ नेचुरल प्रेडेटर्स। देखो ये क्या है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 1920 में ऑस्ट्रेलिया में प्रिकली पियर स्टेटस। इसके लिए प्रिकली पियर स्टेटस का जो पॉपुलेशन है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि प्रिकली इसके लिए, कैक्टस के लिए वहां पे कोई भी प्रेडेटर नहीं प्रेजेंट था। प्रेडेटर की एब्सेंस में इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी। अब इसका प्रेडेटर कौन आया फिर? मौत आया, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया वहां पर कि भाई ये तो अपनी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ाए जा रहा है, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो वहां पर मौत को इंट्रोड्यूस किया गया। मौत ने फिर क्या किया? कैक्टस की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया। कहां पर हुआ है? ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है 1920 में, ठीक है? ये डेटा याद रखना है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, बायोलॉजी में एक मतलब बायोलॉजिकल मेथड भी हो, और ये क्या हुआ कि जो एक कंट्रोल मेथड भी है, जो प्रे और प्रेडेशन का जो रिलेशनशिप है वो इन्वायरमेंट में एक कंट्रोल रखने का भी एक मेथड होता है, कि ताकि पॉपुलेशन दोनों की कंट्रोल रहे। हेल्प इन मेंटेनिंग डाइवर्सिटी ऑफ प्रे स्पीसीज। प्रे स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए भी, क्यों? अगर कोई प्रेडेटर नहीं होगा तो एक ही स्पीसीज अपना, क्या बोलते हैं उसको, एग्जिस्टेंस शो करेगी, बाकी इस इंफीरियर स्पीसीज को तो वो खत्म कर देगी। तो सिर्फ वेरिएशंस खत्म हो जाएंगे ना इस केस में। अगर सिर्फ एक ही एक स्पीसीज है तो वेरिएशंस खत्म हो जाएंगे उस एरिया में। अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट में क्या हुआ था? एक पाइस्टर स्टारफिश है, वो क्या है? प्रेडेटर है, ठीक है? उसने किसको रिमूव कर दिया था? उसने 1 साल के अंदर वहां रहने वाली 10 स्पीसीज को रिमूव कर दिया था कंप्लीटली। प्रेडेटर शुड बी प्रूडेंट, मतलब ब्लेंडिंग विद एनवायरमेंट, उसको एनवायरमेंट के साथ में रहना आना चाहिए प्रेडेटर को। डिफेंस मैकेनिज्म, देखो ऑर्गेनिज्म प्रेडेटर से बचने के लिए अपने अंदर कुछ एडेप्टेशंस लेके आता है, उन्हें क्या बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं उनकी। प्लांट के अंदर क्या होती है? जैसे कैलेट्रोपिस की हम बात करें तो कुछ केमिकल्स रिलीज करता है कैलेट्रोपिस। एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, कलर चेंज, ब्लेंडिंग विद एनवायरमेंट, मतलब कि कलर चेंज होता है ना। लायन, टाइगर की बात करें तो, जो कि ग्रासलैंड्स में जो टाइगर मिलते हैं जहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घास उगी होती है, ब्राउन कलर की घास, तो वहां पे टाइगर्स घास के पीछे छुप जाते हैं, दिखते भी नहीं है कि यहाँ पे टाइगर है। ऐसा आता है ना, एक इमेज आती है कि इसमें से ढूंढ के बताओ टाइगर कहाँ पर है। आती है ना ऐसी एक इमेज, घास में चुपचाप, घास की बात करें, सूखी घास के पीछे छुपा होता है टाइगर, है ना? ढूंढने को आता है ना कि ढूंढ के बताओ इसमें। तो ये क्या होता है? वो इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को ब्लेंड कर लेता है, कैमोफ्लेज।
ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। मिमिक्री, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसे दिखने का ट्राई करते हैं या फिर उनकी जैसी आवाज निकालते हैं, दिखने का ट्राई करते हैं, मतलब कि प्रेडेटर से बचने के लिए दो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक प्रे है और एक प्रेडेटर है, ठीक है। तो जो प्रे है वो प्रेडेटर से बचने के लिए अपने आप को प्रेडेटर के जैसे शो करता है, किसी दूसरे प्रेडेटर के जैसे शो करता है, ताकि जो उसका प्रेडेटर है वो उस पर फीड ना करे। ये भी एक मिमिक्री का एग्जाम्पल है, ठीक है। प्लांट्स के अंदर थॉर्न्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, उनके डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी है, मैं तुम्हें भेज दूंगी नोट्स। और किसी को कोई डाउट? कल क्या पढ़ोगे? इवोल्यूशन क्लास में? हार्डी विनबर्ग? तुम्हारा इवोल्यूशन चल रहा है भाई। क्लास में चल रहा है हार्डी विनबर्ग। चलो फिर हार्डी विनबर्ग पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे सबने। बाकी लोग क्या पढ़ना है? इकोलॉजी कंप्लीट क्यों है? तो टॉपिक्स बता दो ना, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं तुम्हें। हार्डी विनबर्ग 15-20 मिनट का टॉपिक है, हो जाएगा। फिर इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ें कल, लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, आर के स्पीसीज, ठीक है। चलो सक्सेशंस, ठीक है। मुझे बहुत गंदा लगता है वो। चलो ठीक है, कल हम लोग करेंगे हार्डी विनबर्ग। और नेक्स्ट क्या बात कर रहे थे अभी? सक्सेशन। बाकी किसी का कोई नहीं है जो पढ़े? क्लास में चलेगा, हम तो वही पढ़ लेंगे ना। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।